अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वतन वापस लाना चाहती है। वजीर आजम इमरान खान का आज बयान भी सामने आया है कि अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नून लीग ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की। वजीर आजम ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने की भी हिदायत की है। वजीर आजम इमरान खान तो नवाज शरीफ को वापस लाने की बात कर रहे हैं, मगर खुद हुकूमती वज़रा डील की बातें भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ये डील करके गए थे कि इमरान खान ही 5 साल तक हुकूमत करेंगे और नवाज शरीफ खामोश रहेंगे। और हुकूमती वज़रा ये तासुर दे रहे हैं कि इस डील में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, जिम्मेदारी इदारों पर डाली जा रही है। पहले हुकूमत ने अदालत पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की, फिर मीडिया पर जिम्मेदारी डाली और अब डील की बातें करके जिम्मेदारी इदारों पर डाल रही है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर से पूछा गया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को NRO किसने दिया, तो शहजाद अकबर ने महकमा ज़राअत का नाम ले लिया। जहाँ तक मरियम नवाज़ का ताल्लुक है तो हमारे माशरे का एक कल्चर है, चाहे वो KP हो, पंजाब हो, सिंध हो, सबका, कि बहू बेटियों को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है और कोशिश की जाती है कि उनके नाम जो हैं वो क्रिमिनल केसेस के अंदर ना आए। तो शायद कोई वही जो चीज़ होगी। बाकी जो दूसरा आपका सवाल है, आप महकमा ज़राअत से रब्ता करें। इस बयान के बाद बैरिस्टर शहजाद अकबर ने रात 1:30 बजे वजाहत की और बताया कि महकमा ज़राअत से उनकी मुराद क्या थी। उन्होंने ट्वीट किया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस महकमा ज़राअत का जिक्र किया था जो नून लीग के होनहार इंजीनियर नुमा डॉक्टर शोबाज शरीफ और सादजादी पर मबनी था, जिन्होंने कमाल महारत से पूरी कौम को नवाज शरीफ की बीमारी का यकीन दिलाया। NRO ये नैब की 34 तरामीम की सूरत में हुकूमत से मांग रहे हैं जो किसी सूरत नहीं मिलना। फिर शहजाद अकबर ने मुआज़रत भी की और लिखा कि यहाँ ये वाज़ेह करना भी ज़रूरी है कि मेरे बयान से अगर कौमी सलामती के इदारों के बारे में कोई गलत तासुर पैदा हुआ हो तो वो बेबुनियाद और हकीकत से आरी है और किसी इदारे या शख्स की दिल आज़ारी पर मैं मुआज़रत हुआ हूँ। शेख रशीद भी मुसलसल डील की बातें कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर गए जो इमरान खान को समझ में नहीं आई। मैं नहीं समझता कि इमरान खान कहीं जा रहा है और जो नवाज शरीफ वहाँ बैठा है वो गारंटी दे के गया कि 5 साल तक इमरान खान के रहने में उसे कोई इतराज़ नहीं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अचानक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नैब की हिरासत में तबीयत ख़राब हुई और नैब ने उन्हें लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया, जहां नवाज शरीफ के मेडिकल चेकअप के लिए पंजाब हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया। साथ ही नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 8 हफ्तों की जमानत दी और कहा कि अगर जमानत में तौसी की जरूरत हो तो पंजाब हुकूमत फैसला करे। हुकूमत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी, मगर साथ ही 7 अरब के बॉन्ड जमा कराने की शर्त रख दी। नवाज शरीफ ने इस शर्त के तहत बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। नून लीग ने हुकूमती इजाज़त को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और फिर अदालत ने नवाज शरीफ को बयान हल्फी पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद गुज़िश्ता साल 19 नवंबर को नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए। जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए तो वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के बाद जिम्मेदारी अदालत पर डाल दी। हमारी मुल्क की तारीख है ये कि जो ताकतवर है उसको हमारा कानून का निज़ाम हाथ नहीं लगा सकता। मैं दोनों अजीम जजेस, एक मौजूदा चीफ जस्टिस और एक आने वाले चीफ जस्टिस, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें, अपने कानून को। हमारा कानून ऐसा हो कि कमजोर से कमजोर आदमी भी जब ताकतवर के सामने खड़ा हो तो इसको इत्मीनान हो कि इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के इस बयान पर उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का वाज़ेह जवाब आया कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त किसी और ने नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद दी। ये ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें। हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वज़ीर आज़म साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाज़त खुद उन्होंने दी थी। ये मोडेलिटीज़ के ऊपर जो हाई कोर्ट में बहस थी, तो ज़रा एहतियात किए रहें। चीफ जस्टिस के जवाब के बाद हुकूमत ने अपने ही पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड पर सवालात उठाना शुरू कर दिए और मुसलसल ये कहा गया कि रिपोर्ट जाली थी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक बार फिर से कहा कि हो सकता है यहाँ जो रिपोर्ट्स दी गई थी वो भी जाली थी। हमने कल ये मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाया तो उन्होंने हुकूमत पंजाब को तहकीकात का हुक्म दिया। नवाज शरीफ साहब अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और उनकी सेहत ठीक है। क्या जाते हुए भी इतनी ख़राब थी? लग रहा नहीं थी, क्योंकि जो ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ पे उतरे हैं वो तो बिल्कुल 20 साल के जवान बन गए। अब उनकी अपनी फैमिली को भी कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं।
और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं जब यहाँ हाई कोर्ट ने मांगी, पंजाब वालों ने मांगी, उन्होंने नहीं दी। इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पे थी वो जाली थी। और अब कल जब हमने ये मुद्दा उठाया पीएम साहब के साथ तो उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया है और अब पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि वो प्रोब करे। मगर ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर सवालात उठा चुके हैं और तहकीकात का भी कह चुके हैं। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। अब मैंने जब डॉक्टर की रिपोर्ट अपने सामने थी तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, और अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं। हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को भी 8 महीने हो गए हैं मगर अभी तक तहकीकात नहीं हुई। अलबत्ता तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उस वक्त भी कहा और अब भी ये दोहराया कि वो पंजाब हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट्स पर कायम है। पहले अदलिया पर जिम्मेदारी डाली गई, वहाँ से जवाब आ गया, मीडिया पर जिम्मेदारी डाली गई, फिर पंजाब हुकूमत के अपने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को मशकूक करार दिया गया। अब जिम्मेदारी इदारों पर डालने की कोशिश की जा रही है और फिर मेडिकल रिपोर्ट्स पर सवाल उठाया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब अपनी रिपोर्ट्स पर कायम है। इस हवाले से हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी सवालात बनते हैं, वो करेंगे। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, ज़रा दो पहलू हैं, एक तो नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का है, उस पर भी बात करेंगे, मगर आप साथ में सवाल उठा रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स थी वो भी जाली थी, वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। 8 महीने पहले भी वज़ीर आज़म ने तहकीकात की बात की थी। पंजाब का जो बोर्ड है, प्रोफेसर महमूद अयाज और दीगर, खबर आई कि वो भी तैयार हैं कि जी जो इन्वेस्टिगेशन करनी है कर लें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि सारी रिपोर्ट्स दुरुस्त थी। आपने पहले भी एक दफ़ा सवाल उठाया तो उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी डॉक्टर नहीं है, उन्हें नहीं पता। अब भी वो कह रही है कि मैं तमाम रिपोर्ट्स पर कायम हूँ। तो असल में तहकीकात किससे करनी है जब वो भी अपनी रिपोर्ट्स पर कायम है? रिपोर्ट्स उनकी थोड़ी है। देखिए बात क्या है, इशू ये है कि मैं ये कहूँगा वो वकील नहीं है तो इसलिए वो ये कह रही हैं, क्योंकि देखिए मैंने बहुत लंबा अर्सा क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस किया है और अभी वजारत के बाद फारिग होकर क्रिमिनल लॉ ही प्रैक्टिस करना है। तो इशू ये है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान में जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स हैं वो किस तरह से उनको बदला जाता है, उनमें किस तरह से उन रिपोर्ट्स जो हैं उनको क्लाइंट्स को फ़ायदा देने के लिए पुलिस जो है वो हेल्प आउट करती है। और पाकिस्तान में जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें ये एक रूटीन की बात है कि कैसे रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। अब नवाज शरीफ साहब के केस में देखिए मेरे एतराज़ात उस वक्त ये नहीं थे कि उनको कोई जो है वो इलाज नहीं कराना चाहिए। हमारा एतराज़ उस वक्त ये था कि आप उनके साथ वही सलूक करें जो बाकी कैदियों के साथ होता है, यानी आप उनको इलाज की सहूलत दें लेकिन पाकिस्तान के अंदर दें। जो बाहर इलाज की सहूलत दी गई वो इस बुनियाद पे दी गई कि जी उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि उनकी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में नहीं है। और जो आपने जब उनकी रिपोर्ट जैसे बनी, फॉर एग्जांपल शाहजेब अंदाजा साहब के सामने अगर वो रिपोर्ट आएगी जो बताएगी कि प्लेटलेट्स डाउन है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, दिल जो है वो सही, उसकी जो हार्ट बीट है वो सही नहीं है, तो आप यही कंक्लूड करेंगे। सो क्वेश्चन इज नॉट ऑन द रीडिंग ऑफ द रिपोर्ट्स बट हाउ दोज रिपोर्ट्स वर जनरेटेड। ये प्रोब होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी जाहिर है उस प्रोब का हिस्सा होंगी। मगर आपने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी उस प्रोब का हिस्सा होंगी, मगर आपने खुद ने बताया था कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की है, वो वाकई बहुत बीमार हैं। वज़ीर आज़म ने फिर ट्वीट भी किया। फिर परवेज़ लाई साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर फैसल को मैंने भेजा है, वो वाकई बहुत बीमार हैं और यही कहा जा रहा है कि उन्हें भेज देना चाहिए। तो डॉक्टर फैसल बाकी सब ने भी यही राय दी थी और आप ही ने आवाम को बताया था कि वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ी काबीना मीटिंग में ये बात की जो कि बड़ी तवील मीटिंग थी। देखिए जो तमाम जो बातें हैं ना, डॉक्टर फैसल हो, डॉक्टर यास्मीन हो, काबीना हो, अदालत हो, वो क्या कर रहे थे, या इवन मेडिकल बोर्ड हो, वो उन रिपोर्ट्स के ऊपर बैठ रहे थे, उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो बात हो रही थी। तो क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द कंक्लूजन जो आपने ड्रॉ किया उन रिपोर्ट से। सवाल ये है कि क्या वो रिपोर्ट्स जिनकी बुनियाद के ऊपर ये फैसले किए गए, क्या वो रिपोर्ट्स जेन्युइन थी? अब लग रहा है वो रिपोर्ट जेन्युइन नहीं थी। और वो क्यों लग रहा है?
वो इसलिए लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो ही एक तो जिस हालत में गए और बताया गया कि उनकी हालत इतनी ख़राब है कि अगर एक दिन भी और डिले किया गया तो खुदा न खास्ता उनकी जान को खतरा होगा, लेकिन जो ही वो जहाज़ में पहुंचे उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी उस लैंग्वेज से जो कि उससे पहले आ रही थी। लिहाजा उससे और उसके बाद अब तो उनके घर वाले भी नहीं कह रहे वो बीमार हैं, तो उनके घर वाले भी कह रहे हैं। और इसका दूसरा हिस्सा ये है कि देखिए वो जैसे भी बाहर गए, जब वो ठीक हैं और उनके घर वाले भी समझते हैं वो ठीक हैं, हर आदमी कह रहा है वो ठीक है, तो वो वापस क्यों नहीं आ रहे? देखिए मेरा या इमरान खान साहब का पीटीआई का कोई जाती झगड़ा तो नहीं है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब से। हमारा तो झगड़ा ये है कि आपने पैसे लिए हैं, वो पैसे वापस करें पाकिस्तान को। ये जो वापस आने वाली बात है, ये सवाल हम नून लीग के सामने भी रखेंगे, मगर आप जो मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी, इसके अलावा डॉक्टर ताहिर शमसी को बुलाया गया, उन्होंने भी उनकी उस वक्त जो मेडिकल कंडीशन देखी वो भी बताई थी। मैं आपको भी दिखा देता हूं कि वो क्या कह रहे थे उस वक्त, डॉक्टर ताहिर शमसी भी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी। जब वो तशरीफ लाए थे हमारे पास तो उनकी कंडीशन वाज क्रिटिकल। इनको तकलीफ हुई थी दिल में, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, और इस एंजाइना की तकलीफ की वजह से कुछ देर उनको सांस में भी तकलीफ हुई। उसी वक्त बर वक्त सारे कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह वहाँ मौजूद थे, उनके टेस्ट कराए गए, उनके जो एंजाइम्स के जो एंजाइम के टेस्ट का रिजल्ट आया है उसके मुताबिक है कि उस दिन उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ। अच्छा साहब, अब ये मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है, वो बता रहे हैं कि क्या मेडिकल कंडीशन थी, खून निकल रहा था, फिर हार्ट अटैक हो गया, क्रिटिकल थे, और फिर डॉक्टरों ने हाथ उठा लिया कि जी हम तो नहीं कर सकते इनका इलाज। ये तो सारा का सारा अब ये मेडिकल कंडीशन है उनकी, बजाय इसके कि रिपोर्ट जो डॉक्टर खुद बता रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब बता रही हैं। देखिए डॉक्टर यास्मीन तो गायनोकोलॉजिस्ट था, मुझे नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम था जिसका हल गायनोकोलॉजिस्ट के पास हो। दूसरी जो सूरत है कि ताहिर शमसी साहब क्या कह रहे हैं या बाकी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि क्या ऐसी मेडिकल कंडीशन थी जो जहाज में पहुंचते ही बिल्कुल बदल गई? क्या ऐसी कंडीशन थी जो लंदन पहुंचते ही नवाज शरीफ साहब एक खंडरे लड़के का रूप धार गए और सड़कों के ऊपर जो है उन्होंने अटकेलियां करनी शुरू कर दी? सो क्या वजह थी कि जो डॉक्टर्स की जो यहाँ पर रीडिंग थी वो इसमें उनकी कंडीशन में इतना बड़ा फर्क है? मगर जब वो गए उसके बाद जो इनिशियल रिपोर्ट लंदन से भेजी गई पंजाब हुकूमत को, उसके बाद भी कहा गया पंजाब हुकूमत की तरफ से कि जी वही फाइंडिंग्स है इनिशियल लंदन की भी जो हमारी फाइंडिंग्स थी, तो उस वक्त भी यही फाइंडिंग्स आई थी जो आप कह रहे हैं कि जब गए तो बड़े जहाज में बैठते ही ठीक हो गए थे। नहीं, एक्चुअली नहीं आई थी। जब आपको याद होगा कि उसके बाद हुआ ये कि जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, यहाँ पे बेल के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, तो जो यहाँ की अदालत थी उसने पंजाब हुकूमत को रेफर किया कि आप इसकी तस्दीक करें कि जो रिपोर्ट्स वहाँ से आई हैं या उनकी जो हालात हैं वो क्या है। और पंजाब हुकूमत ने उसके बाद 3 नोटिस जो हैं वो दिए, जिसके जवाब में डॉक्टर अदनान जो डॉक्टर हैं या हकीम हैं या पता नहीं वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं भी या नहीं हैं, यकीनी तौर के ऊपर वो होंगे, और आई होप वो गायनोकोलॉजिस्ट नहीं होंगे, वो प्रॉपर डॉक्टर जो नवाज शरीफ साहब को मर्ज है उसके डॉक्टर होंगे, मुझे नहीं मालूम उनके बारे में। तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स भेजी वो तस्दीक नहीं करती थी उस हालत की जो कि ओरिजिनल रिपोर्ट्स जो थी उनको पेश ही नहीं किया गया, और सिर्फ उनके दस्तखतों से एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। सो अब तक हम इंतजार कर रहे हैं कि लंदन की लेबॉर्ट्री से कोई रिपोर्ट ऐसी आए जो कि पाकिस्तान की में जो रिपोर्ट्स थी उनकी तस्दीक करे, और कोई लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो है वो नहीं। मैं बिल्कुल इनिशियल फाइंडिंग्स की बात कर रहा हूँ कि जब रिपोर्ट आई और उसके बाद पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ भी आया था, मगर एक इशारा अब ये महकमा ज़राअत और फिर शेख रशीद साहब ने भी कहा कि इमरान खान को पता ही नहीं चला, वो फ़ौजियों का भी उन्होंने कह दिया। क्या ये हुकूमत का फ़ैसला था या फिर इदारों का फ़ैसला था? पहले वज़ीर आज़म ने अदलिया पे कह दिया था, फिर जस्टिस खोसा साहब की तरफ से जवाब आ गया था, अब वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जो भी फैसला किया है हमें उसको कबूल करना चाहिए, और वज़ीर आज़म का फैसला भी नहीं था। वज़ीर आज़म ने ये फैसला काबीना के सामने रखा था, तमाम काबीना के वुज़रा ने उसके ऊपर अपनी राय दी थी, और उसके ऊपर हाथ खड़ा करने का प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। कितने लोग कह रहे हैं कि उनको जाने दें, कितने लोग कह रहे हैं कि उनको रोक दें। उस वक्त अक्सरियत जो काबीना की थी उन्होंने हाथ खड़ा करके कहा कि अगर नवाज शरीफ की हालत इतनी ख़राब है और इतनी बताई जा रही है, उनको बाहर जाने देना चाहिए। और उसमें शेख रशीद साहब का हाथ सबसे पहले खड़ा हुआ था, और बाकी लोग जो थे उनका हाथ जो है वो खड़ा हुआ था। कुछ लोग ज़रूर थे जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया था, वो आपको भी मालूम है, और उसके बाद उनको भेजा गया था। लिहाजा जो भी फैसला है वो हमें कबूल करना चाहिए, और ये फैसला ऐसे ही हुआ था, ना इसमें ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, ना ये फैसला फौज ने किया। सब और ये मुझे बता दीजिए कि आप ज़ाहिर बतौर लॉयर आप लॉ को समझते हैं,
क्या लीगली वापस लाया जा सकता है नवाज शरीफ साहब को लीगल चैनल्स के जरिए, क्योंकि ज़ाहिर हमारा कोई ट्रीटी नहीं है बरतानिया के साथ, कोई ऐसा रास्ता है कि उन्हें वापस लाया जा सके? ये अब हमारी ट्रीटी है बरतानिया के साथ साइन हो गई है जब से ये हमारा एक यूनिट क्रिएट हुआ, फॉरेन एसेट्स यूनिट, लेकिन इसके बावजूद मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, इनको वापस लाना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो इसमें जो एक प्रोसेस है वो बड़ा लंबा इन्वॉल्व है। हम तो अल्ताफ हुसैन को वापस नहीं ला सके, जिसके बारे में तकरीबन कंफर्म है कि उन्होंने लंदन की सरजमीन के ऊपर ही एक बंदा कत्ल करवा दिया, हम तो उसको वापस नहीं ला सके। तो अभी तो नवाज शरीफ के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम तो नहीं है, उनके ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है या पैसे गसब करने का इल्ज़ाम है, जो कि उन जुरिसडिक्शन में कोई इस तरह का उसको लाना एक काफ़ी लंबा और मुश्किल प्रोसेस होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PMLN को खुद अपनी पॉलिटिकल मोरालिटी का और नवाज शरीफ साहब को ये मुजाहरा करना चाहिए। वो यहाँ पे ये वादे करके गए थे और कि जो ही उनकी तबीयत बेहतर होगी वो वापस आएंगे, और जिस तरह मैंने कहा उनके पास प्ली बार्गेन का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है, वो प्ली बार्गेन करें, उसके बाद वो जहां मर्जी जाकर के रहें। लेकिन ये कहना कि वो अदालत में आए, वहां पे शहबाज शरीफ साहब की गारंटी हो, वो बाहर चले जाएं, अब सब लोगों को मालूम है उनकी सेहत जो है वो अच्छी है, उनको तो खुद ही वापस आ जाना चाहिए बजाय इसके कि हुकूमत के सब कुछ करती है। और इस दफा बाकायदा तहकीकात होंगी पंजाब हुकूमत से, आपकी अपनी पंजाब हुकूमत से, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि 8 माह पहले भी कहा था, आप कह रहे हैं इस दफा होंगी। डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा का आपने कह दिया सबसे होंगी, जिसने भी उस वक्त मेडिकल बोर्ड में हिस्सा। यकीनी तौर के ऊपर जो प्रूव है डॉक्टर, इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों की मीटिंग में ये बात की है। अब उसको कैसे फॉर्मलाइज करते हैं, कैसे वफाकी हुकूमत जो है वो इसके ऊपर पंजाब हुकूमत को कहेगी या पंजाब हुकूमत खुद इसको करेगी। असलन तौर के ऊपर तो पंजाब हुकूमत को अपनी प्रोब खुद इसके ऊपर करना चाहिए। क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब किधर है? क्या पंजाब हुकूमत, क्या जाहिर है कि वो पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है, उनको नजर आ रहा है कि कैसे हुआ? तो जो रिपोर्ट मनूबर हुई है उसकी उनको तो खुद करनी चाहिए बजाय इसके कि वो प्राइम मिनिस्टर के अहकामात का इंतजार करें। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये मान रहे हैं कि आसान नहीं होगा, मगर साथ ही तहकीकात का भी कह रहे हैं, वापस लाने के हवाले से कह रहे हैं, मगर साथ ही पंजाब हुकूमत से तहकीकात के हवाले से कह रहे हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी उस तहकीकात में, उनसे भी तहकीकात की जाएगी, ये बात भी साथ फवाद चौधरी साहब की तरफ से की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नून लीग इस सारे के सारे मामले में क्या करेगी, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी फवाद चौधरी साहब से, वो ये मान रहे हैं कि लीगली लाना मुश्किल होगा नवाज शरीफ साहब को, मगर जाहिर है आप एक सियासी जमात हैं, सियासी बयानी आपके लिए बड़ा अहम है। 10 महीने हो गए नवाज शरीफ साहब को गए हुए, जब गए तो क्रिटिकल थे। अगर उनकी हालत क्रिटिकल नहीं है और वो चल फिर सकते हैं, वैसे उनकी हालत ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि उनको वापस आना चाहिए? एक गुडविल जेस्चर था हुकूमत की तरफ से, और 10 महीने से वो इस वक्त बरतानिया में। नहीं, इसमें जो है वो ना तो कोई गुडविल जेस्चर की बात है और ना ही इस बात से तल्लक है कि उनकी जो है वो तबीयत जो है वो सही है या नहीं सही है। इसका फैसला डॉक्टर्स ने करना है या फवाद चौधरी ने करना है या इनकी कैबिनेट ने करना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने इलाज की गर्ज से गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जिन डॉक्टर्स या जिस पैनल ऑफ डॉक्टर्स के पास वो हैं, जब वो पैनल उनको कहेगा कि वो मुकम्मल फिट हैं और उन्हें अब फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद वो जो है वो वापस आ जाएंगे। और बाकी या जब वो समझेंगे कि वो इस पोजीशन में है, अपनी सेहत के हवाले से भी और दीगर हवालों से भी, वो अपनी टाइमिंग पे और अपना फैसला करेंगे और वो जो है वो वापस आएंगे। मगर राना साहब, ये तो नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ कैद में थे और उनको इलाज के लिए जाने दिया गया। जाहिर है उनकी तबीयत तो 71 बरस के हैं नवाज शरीफ साहब, उनको शुगर है, उनको वैसे गुर्दों का मसला है, हार्ट का भी मसला। अगर वो क्रिटिकल नहीं है, तबीयत खराब मगर क्रिटिकल नहीं है, तो उनको नहीं आना चाहिए। इलाज तो उनका पाकिस्तान में भी हो सकता है फिर। नहीं शाहजेब, मुझे आप ये बताएं कि कैद में थे, किस कैद में थे वो? यानी वो कैद जिसके लिए जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर JIT बनी थी, उस कैद में थे जिस कैद को मैनेज करने के लिए वो जज जो है उसकी वीडियो जो है उसको जो है वो ब्लैकमेल करके उसको जो है वो सज़ा दिलाई गई। उस कैद में थे कि जिस कैद से मुतल्लक जो है उस जज की जो अपनी वीडियो मौजूद है, वो कह रहा है, वो बड़ी जो है वो हस्तियों के नाम ले रहा है, जुडिशल साइड पे भी और अदर साइड पे भी, कि मुझे कहा गया कि दोनों रेफरेंस में 14-14 साल कैद करो।
तो मैंने तो फिर भी मियाँ साहब आपके ऊपर जो है वो मैंने बड़ी हिम्मत की है, एक में आपको 7 साल कैद की और एक में आपको बरी कर दिया है। तो ये उस कैद की आप बात कर रहे हैं, मगर राज साहब, वो ये कैद जो, नहीं थी, वो जो बातें जुल्म आप था, बता रहे हैं वो जाहिर है ज्यादती उसमें, थी। मगर एवनफील्ड में उनको सजा हुई, वो अदालत ने मुअत्तल की। 1 सितंबर से उनकी इस केस में भी ज़ाहिर जो अरशद मलिक का मामला है वो सारा ऑन रिकॉर्ड पर है, वो भी इस्लामाबाद अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा ना उन्हें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 सितंबर से वो भी शुरू हो रही है। ये तो नहीं हो सकता कि वो गए इलाज के लिए थे, मगर क्योंकि आपका एतराज़ ये है कि उनको मेरिट पर सजा नहीं मिली थी इसलिए वो वापस नहीं आएंगे जब तक, तो ये आप इसलिए कह रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे, ये अपनी इलाज के लिए नहीं देखें, नहीं, वो शाहजेब, जब आप कैद की बात करेंगे, जब आप सज़ा की बात करेंगे, तो फिर उस सज़ा की नोवियत को तो डिस्कस किया जाएगा ना, फिर उस कैद की जो है वो तफसील में तो जाया जाएगा ना। अब आप आ जाएं इलाज के ऊपर। इलाज मामला ये है कि जब वो सरकारी कस्टडी में थे, नैब के पास, सरकारी हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, जो सरकारी या गवर्नमेंट के डॉक्टर्स का पैनल था, उन्होंने रिकमेंड किया, डॉक्टर जो ताहिर शमसी हैं वो बड़े ऑनरेबल आदमी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जिस किस्म की नालायक और नाहल हुकूमत है, इनमें तो शायद उनके पाए का या उतना ऑनरेबल शायद कम ही कोई हो, तो उनके बयानात मौजूद हैं, इनके अपने बयानात मौजूद हैं। तो जब उनको ये समझा गया कि वो इलाज के लिए बाहर जाना उनका राइट है, उनका हक है, उनका हक उनको दे दिया गया, तो वो अब एक्सरसाइज करेंगे। मगर राना साहब, अब मसला ये है कि ये हुकूमत कह रही है कि हम डॉक्टर यास्मीन करार देंगे तो वो वापस आ जाएंगे, मगर वो जो इनिशियल रिपोर्ट थी ये कह रहे हैं उस मेडिकल बोर्ड से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी प्रोब करेंगे। अभी फवाद चौधरी साहब कह गए हैं अपनी वजीर सेहत से भी प्रोब किया जाएगा, वो ये कह रहे हैं। देखें शाहजेब, ये इंक्वायरी शुरू करें ना, ये मास वाए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के और बयान देने के अलावा और तो वो ये कुछ करते नहीं हैं। ये इंक्वायरी जो है ये मुकर्रर करें, कोई इंक्वायरी कमीशन बनाएं, और उसके बाद फिर अगर ये चीज़ें सामने आएँ कि उस पैनल के डॉक्टर्स को बाकायदा जो है वो उनको उनके घरों से उठाया गया, उनको जो है वो नामालूम मकाम पे ले जाके जो है वो उनको इंटेरोगेट किया गया, उनके अकाउंट्स चेक किए गए, उनके अजीज़ व अकारब के अकाउंट्स चेक किए गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कर चुके हैं, ये सब इनको मालूम है। ये शाहजेब इनका सियासी बयानिया है, ये सियासत कर रहे हैं। राना साहब, ये सियासत कर रहे हैं तो आप भी सियासी जमात हैं, तो आपके सियासी बयानिए को जब नवाज शरीफ साहब की ज़ाहिर तस्वीर आती हैं, वो वॉक कर रहे हैं, वैसे तो एक हार्ट पेशेंट वॉक कर सकता है, जाहिर सी बात है, मगर आप अगर सियासत को सियासत से ही कम्पीट करेंगे ना, तो सियासी बयानिए में फिर आपको शिकस्त हो रही है। हुकूमत एक सियासी बयानिए बना रही है कि वो यहाँ पर कैद में थे, गए इलाज के लिए थे और वहाँ पर वॉक कर रहे हैं, ये बयानिया बना रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी इनिशियली भी जो तबीयत थी वो नहीं थी खराब। नहीं, वो नहीं, ठीक है, हुकूमत कोशिश करे ना अपना बयानिया बनाने के। हुकूमत जो है वो पिछले 2 साल से ये बयानिया तो बना रही है ना कि करप्शन हुई है, करप्शन हुई है, करप्शन हुई है। वो कहाँ पे है, वो करप्शन कहाँ पे हुई है, उसी को निशानदेही की है इन्होंने। कोई आज तक कोई प्रोजेक्ट सामने लेके आए कि जी यहाँ से कोई किक बैक है, यहाँ से कोई कमीशन है, यानी सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है ना। कभी कहते थे 300, फिर 3000 हो गया कि जी 3000 अरब रुपया जो है वो करप्शन हुई है। कहाँ पे है वो 3000 अरब रुपए की करप्शन? तो सियासी बयानिया उन्हें बिल्कुल बनाने का हक है, वो बनाएं। मगर साहब, उसमें भी उन्होंने बयानिया बना के मियाँ नवाज शरीफ जो है उसको जो है वो सियासी बुनियादों पे जुल्म और ज़्यादती करते हुए जो है उन्हें जो है वो सज़ा दी गई थी। उस सज़ा को हम किसी तौर पे भी आईनी और कानूनी तौर पे जो है वो हम ये नहीं समझते कि वो कोई दुरुस्त फैसला था, और पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है ऐसे फैसलों से। मगर तमीज़ुद्दीन वाला फैसला जो है वो भी अदालतों का फैसला था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला भी अदालतों का फैसला था। इससे पहले जब मियाँ नवाज शरीफ को उम्र कैद की सज़ा हुई थी वो भी अदालत का फैसला था, फिर जब उनको बरी किया गया वो भी अदालत का फैसला था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने रख के ही कोई सियासी बयानिया बनेगा ना। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट ने यही अदालतों ने रिलीफ दिया, तो वो अदालतें भी सवाल पूछ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सवाल पूछा, अगर यही अदालतें मफरूर करार दे देंगी नवाज शरीफ साहब को, तो क्या सियासी बयानी का आपको फ़ायदा होगा? अगर ऐसा हुआ तो हम जो यानी मौजूदा हकायक हैं
जो वो चीज़ें हैं जिनसे ये साबित होता है कि मियाँ नवाज शरीफ को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, और वो साजिश जो है वो अब कोई इतनी ढकी छुपी भी नहीं रही, के तहत जो है वो उनको सज़ा दी गई। कोई उसमें जो है वो ना कोई करप्शन का पहलू है, ना कोई, आप देखें ना कहाँ जो है वो यानी अकामा और कहाँ जो है वो यानी पहले जो था उसका वो ऑफशोर कंपनीज़ का मामला जो था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन तमाम चीज़ों को आवाम बड़ी गौर से और बड़ी जो है वो पूरी नज़र से जो लोग देखते हैं। ये बयानिया जो आवाम में बनना है ना, ये बयानिया कोई किसी जगह बैठ के तो नहीं उन्होंने बनाना, किसी ऑफिस में या किसी और जगह पे। आवाम के पास ये बयानिया बना, आवाम ये बात समझ रहे हैं और आवाम को मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो समझ आ रहा है। यही तो सारी मुसीबत है। वरना इनको अगर मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया, मियाँ नवाज शरीफ का मौक़िफ़ जो है वो आवाम को समझ ना आ रहा हो और आवाम की हमदर्दी जो है वो दिन ब दिन उनसे ना बढ़ रही हो, तो इनको तो कोई फिक्र ही ना हो। तो राणा वो साहब वहाँ पे कॉफ़ी पिए, वो वहाँ पे चहलकदमी करें, वो वहाँ पे आराम से बैठे या वहाँ पे जो है वो चले फिरें, इनको तो इसकी फिक्र ही ना हो। तो राणा साहब इलाज करा के नवाज शरीफ साहब आएंगे या वो क्योंकि या गौर करेंगे वो वापस आने पर कि ये जो मामलात हो रहे हैं वो अगर वो क्रिटिकल नहीं है तो वो इलाज पूरा करा के, जो भी सर्जरी उनकी है वो करा के ही वापस आएंगे और वो जल्द कम से कम कराने की कोशिश करेंगे या अपने टाइम पर ही वापस आएंगे वो? नहीं, जहाँ तक तो उनके इलाज का मामला है ये तो बिल्कुल हमारी हर किसी की जो है ये रिक्वेस्ट भी है, दुआ भी है कि वो अपना जल्द से जल्द जो है वो अपने प्रोसीजर्स मुकम्मल करवाएं, अपना इलाज करवाएं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको ज़िंदगी दे। लेकिन बाकी जो है ये उनकी अपनी सवाबदीद होगी कि वो किस तरह से जो है वो अपने आप को जो है वो वहाँ पे ट्रीट करवाते हैं और उसके बाद वो कब वापस आने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि उन्हें अपना इलाज करवाने के साथ साथ जो है इस हुकूमत का भी इलाज करना चाहिए। ये जो इस मुल्क पे एक नालायक और नाहल टोला जो मुसल्लत है, इसका भी जो है वो इलाज करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि दोनों इलाज अगर वो मुकम्मल करके वापस आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने राय सुनी हुकूमत की और नून लीग की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आम खबरें इन पर बात करेंगे। ऑपोजिशन ने आज तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मईशत का हाल बुरा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत का हाल बुरा कर दिया है, मगर वजीर आजम ने आज ट्वीट किया और कहा कि मईशत अब दुरुस्त सिमत में गामजन है। जुलाई के नंबर्स आए हैं। जुलाई में $424 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। जून के मुकाबले में जुलाई के महीने में बरामदात में भी बेहतरी आई है। वजीर आजम दावा कर रहे हैं कि इस वक्त मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। ऑपोजिशन कुछ और दावा कर रही है और हम बात करेंगे एक ऐसे साबिक वजीर ख़जाना से, एक ऐसे माहिर मईशत से जिनको अपोजिशन भी कोर्ट करती है, जिन्हें हुकूमत भी मोतबर मानती है और कोर्ट करती रही है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ज़ाहिर करंट अकाउंट सरप्लस आया है, बरामदात पिकअप करना शुरू हो गई हैं, रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा बेहतर रही हैं। वज़ीर आज़म खुशखबरी सुना रहे हैं कि मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन हो गई है, मगर वज़ीर आज़म ये पहले भी कह चुके हैं, मगर फिर हमने देखा मईशत के हालात कैसे हुए। अपोजिशन भी पहले से तनकीद करती आई है। आपको लग रहा है कि अभी 3-4 महीने लगेंगे ये देखने में कि परमानेंट रेमिटेंसेज में इजाफा है, एक्सपोर्ट्स परमानेंट पिक कर रही हैं, या अभी कहा जा सकता है? ये आपका बड़ा मुनासिब सवाल है। देखिए, अच्छी खबर जो है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा है वो अब सरप्लस में चले गया है, तकरीबन $424 मिलियन। और इसी महीने जुलाई के पिछले साल ये खसारा में था तकरीबन $600 मिलियन, यानी कि एक साल में, एक महीने में $1 अरब की बेहतरी आई है। ये बड़ी नुमाया बेहतरी है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रेमिटेंसेस में जुलाई के महीने में पिछले साल के बरक्स 36% इजाफा हुआ है। मगर अगर आप पिछले साल के साथ इसे देखें, हमारे बरामदात को तो उनमें 15% कमी आई है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे तवाज़ुन अदायगी, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देखते, सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट पर अगर उनका रुझान बढ़ के फाइनेंशियल अकाउंट वगैरह पे जाता, क्योंकि हमारे दूसरे भी तो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट है, हम लोन्स लेते हैं, वापस करते हैं, वो सब को अगर आप लें तो आपका जो तवाज़ुन अदायगी है जुलाई के महीने में पिछले साल के बरक्स
60% से ज़्यादा ख़राब हुआ है। मैं फिर से कहूँ, 60% से ज़्यादा खराबी आई है। तो ये ज़रा परेशान कुन बात है, और इसकी वजह से भी आप देखेंगे कि हमारे रिज़र्व्स में करंट अकाउंट सरप्लस में 424 मिलियन डॉलर के जाने के बावजूद हमारे रिज़र्व्स में मुश्किल से 200 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। और उसकी वजह ये कि फ़ाइनेंशियल अकाउंट जो है हमारा तवाज़ुन अदायगी में, उसमें काफ़ी कमी आई है। लिहाजा सिर्फ एक बात कह दूं मैं कि इस वक्त कहना कि बेहतरी है या ख़राब हुआ है सिलसिला, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत जल्द एक जजमेंट की बात है। इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में पिक्चर बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए। ख़तरा एक ये बात का है कि रेमिटेंसेस में जो 36% इजाफा हुआ है, उसके वजूहात कुछ ऐसे हैं कि आने वाले दिन में हो सकता है इनमें कमी आ जाए। और सब साथ ही बताएगा कि हुकूमत मुसलसल एक्सटर्नल फ्रंट पर करंट अकाउंट डेफिसिट को अपनी सक्सेस बता के मुआशी सक्सेस स्टोरी बता रही है। फिस्कल खसारा पिछले साल 8.9% था, इस साल 8.1% था, और ज़्यादा होता। 540 अरब रुपए जो वज़ीर आज़म ने कोरोना रिलीफ फंड अनाउंस किया उसमें से खर्च ही नहीं हो सके, वरना 9% से भी ज़्यादा हो जाता। और जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं वो भी आपको लगता है कि वो भी नहीं हो रहा है। अब तो एमनेस्टी है रियल एस्टेट पर भी, तो जो रेवेन्यू में इजाफा करके अपने, और वो एक चीज़ नहीं नज़र आ रही है। फिस्कल डेफिसिट में अगर कोई थोड़ी बहुत कमी भी नज़र आती है तो वो खर्चों में कमी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कमी करके नज़र आ रही है। जी आपने ठीक फरमाया। देखिए ये जो कमी आई है खसारे में पिछले साल, उसके 2 बहुत बड़ी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड नफ़ा दिया, 900 अरब से भी ज़्यादा, जो तारीख़ का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। दूसरी तरफ, और उसकी एक वजह ये भी थी कि आपको याद होगा सरे सूद काफ़ी बढ़ चुका था पिछले साल, फिर कम हुआ है आखिरी कुछ दिनों में। दूसरी वजह ये थी कि आपने जो डेवलपमेंट के अखराजात हैं मनसूबाबंदी प्रोजेक्ट्स पर, उनमें आपने बहुत कमी की, तकरीबन 20 से 25%, इसलिए कम हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रेवेन्यूज़ में जब तक इजाफा नहीं होता है और जिस तरह एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं होता है, ये हमारे बदन के खून हैं, एक्सपोर्ट्स और रेवेन्यूज़ में कोई इजाफा नहीं हुआ है। उसके बावजूद के पिछले साल के बजट में हम 700 अरब के नए टैक्सेस लाए थे, और जो डॉक्यूमेंटेशन का जो कोशिश थी वो बाद में छोड़ दिया गया, इसलिए कि जब प्रोटेस्ट हुए तो हुकूमत विड्रू, और उसके नतीजे में वहाँ कोई हमें रेवेन्यूज़ में इजाफा नहीं नज़र आया है। इस साल का टारगेट 24% इजाफे का है। अब देखिए अल्लाह के फजल से हम उसके करीब आते हैं या फिर पिछले 2 साल की तरह हम टारगेट के काफ़ी पीछे रहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल भी करके रखे हुकूमत, तो 1.25% की ग्रोथ और फिस्कल खसारा 8% से ऊपर, तो हम क्या ये जो कर्जों के जाल में फंसे हुए हैं, इतनी कम ग्रोथ के साथ निकल पाएंगे करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करके और हाई फिस्कल डेफिसिट के साथ, या मजीद उसमें फंसते चले जाएंगे? देखिए ये भी आपका बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क का तिजारती खसारा बहुत कम हो और बजट का खसारा बहुत ज़्यादा हो? ये एक तरह से समझने वाली बात है कि आने वाले दिनों में अगर आपका बजट डेफिसिट ज़्यादा रहता है तो उसका जो है इकॉनमी पर डिमांड का प्रेशर बढ़ता है, और उसके बढ़ने की वजह से इंपोर्ट्स में इजाफा होता है। हमने पिछले 2 साल इसको इस तरह मैनेज किया है कि हमने रुपए की कदर बहुत गिराई ताकि कीमतों में इजाफा हो जाए इंपोर्ट के, और दूसरे तरफ कम से कम पहले साल इस हुकूमत ने काफ़ी अरसे तक इस सरे सूद को बहुत ऊंचा रखा। अगर आप सरे सूद को मुनासिब रखना चाहते हैं और रुपए की कदर को इतना ज़्यादा गिरने की कोशिश नहीं करते हैं, गिराने की, तो ख़तरा ये होगा कि आपका बजट डेफिसिट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी प्रेशर पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि आपके 2 चीज़ें जो हैं उनको बढ़ाना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। एक बरामदाद, दूसरे आपके रेवेन्यूज़। अगर इनमें इजाफा नहीं होगा तो इकॉनमी में स्टेबिलिटी नहीं आएगी और इम्बैलेंस चलता रहेगा।
मतलब इसके इशारे आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो हुकूमत क्रेडिट ले रही है बरामदात का, वो तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है जो पहले से लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि नई कैपेसिटी लग गई हो टेक्सटाइल की, या फिर हुकूमत ने कोई नए एवेन्यूज डाइवर्सिफाई किया हो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को। आपको नजर आ रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन हो एक्सपोर्ट्स में, या फिर रेवेन्यूज में इतना ज्यादा इजाफा हो? वो नजर आ रहे हैं आपको उसके साइंस? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 2 साल में इन 2 फ्रंट्स पर कामयाबी नुमाया तौर पर नहीं हुई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अफसोस की ये बात है कि हमारा जो ज़री शोबा है जिससे हम एक्सपोर्ट काफ़ी करते हैं, 25 से 30% एक्सपोर्ट हमारे राइस एक्सपोर्ट्स हैं, फिर आपके हमारे फ्रूट के एक्सपोर्ट्स हैं, इस तरह के जो आइटम है, इसमें पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत है। अगरचे हम अपने ज़री शोबे को पे तवज्जो दें और कोशिश करें कि हमारा जो यील्ड है वो उसमें इजाफा हो, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में इस वक्त बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जिनके पास फूड सरप्लसेस हैं। तो हमें अलबत्ता ये हो रहा है कि मुझे अफसोस से कहना पड़े कि अब आप चीनी को भी इंपोर्ट करने लगे हैं, आप गंदम को भी इंपोर्ट करने पर लगे हैं। तो ये जो हमारा ज़री शोबे पर तवज्जो कम दी गई है, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल नामुनासिब है। एक्सपोर्ट्स में इजाफा वहाँ से होगा। दूसरा, वैल्यू एडेड आइटम्स हैं आपके टेक्सटाइल सेक्टर में। आपने ठीक कहा कि हम कैपेसिटी लिमिट्स तक पहुँच चुके हैं, मगर नया इन्वेस्टमेंट उस वक्त आएगा जब इकॉनमी में कुछ ग्रोथ में इजाफा होगा और एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। अलबत्ता स्टेट बैंक ने सरे सूद में तो कमी की है, और ये बहुत मुनासिब कमी की है। और दूसरी तरफ अब क्रेडिट का भी निज़ाम ऐसा कर दिया है कि इन्वेस्टमेंट के लिए सॉफ्ट तकरीबन लोन्स मिलने की गुंजाइश पैदा हो गई है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो मराद दिए गए हैं, क्या उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट होती है। तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ये जो नए पॉलिसीज़ आए हैं कोविड-19 के बाद, क्या इनमें से कुछ कामयाबी हासिल हो रही है या नहीं। डॉक्टर साहब, आपका खास फोकस रहता है इन्फ्लेशन पर और फूड इन्फ्लेशन पर। आप बात भी कर रहे हैं गंदम की। गंदम थी, फिर भी महंगी हो गई, देर से दरामद करने का फैसला किया। चीनी थी, 110 रुपए पर पहुंच गई, फिर देर से दरामद करने का फैसला किया। ये फैसला साजी में फुकदान का मसला है, गवर्नेंस का मसला है, क्या मसला है जिसकी वजह से ये मसाइल देखने पड़ रहे हैं और हाई फूड इन्फ्लेशन देखनी पड़ रही? चीनी के बारे में तो काफ़ी कमीशन वगैरह की रिपोर्ट्स आ चुके हैं। देखिए, बात यह है कि गन्ने की कीमत में इस साल सिर्फ 6% इजाफा किया गया है, यानी कि हमारा जो काश्तकार है उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बरक्स रिटेल प्राइस जो है चीनी की तकरीबन 100 रुपये के ऊपर जा चुकी है, तकरीबन 25 से 26% इजाफा हुआ है। तो ये 6% से बढ़कर 26% तक कैसा पहुंची? हुआ यह है कि अपनी फैक्ट्रियां जो हैं, ओनर्स और जो आपके होलसेलर और रिटेलर हैं, वो उन्होंने पैसा बनाया है, और ये इस तरह बनाया है यकीनन के होर्डिंग वगैरह हुई है। तो हमारा जो निज़ाम था एक ज़माने में, ये काफ़ी अच्छा चलता था। लोकल जो कमिटीज़ थी, प्राइस कंट्रोल की एक प्राइस लिस्ट होती थी, और डिप्टी कमिश्नर वगैरह इसको कोशिश करते थे कि मार्केट्स में ये ठीक से ये चलता रहे सिलसिला। ये निज़ाम टूट गया है, ये गवर्नेंस की फेलियर है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। अब आप ये देखिए कि अब लग ये रहा है कि आटे की भी इंपोर्ट हमें काफ़ी करनी पड़ेगी, इसलिए कि शायद शॉर्टफॉल जो है वो 10 लाख से 15 लाख टन का हो। तो मेरे ख्याल से ये पहली दफ़ा है 20 साल में कि पाकिस्तान आटे की इंपोर्ट करेगा। ये बेइंतहा अफसोसनाक बात है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत खुद उनकी राय को बहुत मोतबर मानती है और उनका ख्याल है कि अगर तरक्की की राह पर गामजन होना है तो रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, बरामदात बढ़ानी पड़ेंगी, और इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर काबू पाना पड़ेगा, जिसमें गवर्नेंस का जो एक निज़ाम है उसमें एक मसला नज़र आ रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।